नमस्कार। आज जरा बात करते हैं टीआरपी की। आप भी कहेंगे कि भाई ये क्या टॉपिक है, लेकिन ये आपके लिए बड़ा जरूरी है क्योंकि इसका सरोकार सीधे आपसे है। दरअसल टीआरपी एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल हर कोई टेलीविजन चैनल पर आजकल परोसे जा रहे न्यूज को लेकर बड़ी बेदर्दी से करता है। टीआरपी यानी कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, इसके आधार पर यह तय होता है कि कौन सा टेलीविजन चैनल कितना देखा जा रहा है, उसकी लोकप्रियता कितनी है, कितने दर्शक उस अमुक चैनल को देख रहे हैं, और उसके साथ साथ यह भी तय होता है कि आखिरकार उस चैनल की रैंकिंग या उसका मार्केट शेयर कितना है। मार्केट शेयर के आधार पर यह तय होता है कि एडवर्टाइजर उस पर कितना पैसा लगाने को तैयार है, और उसके आधार पर तय होता है कि आखिरकार वो चैनल कितना पैसा कमा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर टीआरपी न सिर्फ आपके पसंद को प्रतिबिंबित करता है, बल्कि टीआरपी एक चैनल के आर्थिक सेहत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए टीआरपी आपको समझना बड़ा आवश्यक है। टीआरपी आखिरकार क्या है, कैसे उसका आकलन किया जाता है, और दरअसल मुंबई पुलिस ने टीआरपी को लेकर जो खुलासा किया वो क्या है। लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी खबर यह है कि बार्क, जो कि रेटिंग एजेंसी है जो टीआरपी का पैमाना नापती है, जो उसका पूरा डेटा रिलीज करती है, उसने ये घोषणा की है कि मुंबई पुलिस के खुलासे के बाद, और चूंकि इस पूरे मामले पर मुंबई पुलिस जांच कर रही है, इसलिए अगले 8 से 12 हफ्ते तक टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स जारी नहीं किए जाएंगे। जारी इसलिए नहीं किए जाएंगे क्योंकि जांच हो रही है, और जारी इसलिए नहीं किए जाएंगे क्योंकि बार्क अपने सभी सिस्टम को खंगाल कर यह जांचना चाहता है कि कहीं उसमें कोई छेद तो नहीं, कोई उसको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा, और अगर मैनिपुलेशन है तो उस मैनिपुलेशन को कैसे दूर किया जा सकता है। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण है। बार्क के इस कदम का पूरे टेलीविजन न्यूज इंडस्ट्री ने स्वागत किया है। और अगर मैं न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन यानी कि एनबीए के प्रेसिडेंट, जो कि इंडिया टीवी के चेयरमैन भी हैं, श्री रजत शर्मा जी, उनकी बातों को आपके सामने रखूं तो उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि रीसेंट रेवलेशंस हैव ब्रॉट डिसरिप्यूट टू द मेजरमेंट एजेंसी एंड बाय एक्सटेंशन द ब्रॉडकास्ट न्यूज मीडिया। द करप्टेड, कॉम्प्रोमाइज्ड, irrationally fluctuating data is creating a false narrative on what India watches and has been putting pressure on our members to take editorial calls that run counter to the journalistic values and ideals of journalism. अगर मैं इसका हिंदी तर्जुमा आपके सामने रखूं तो रजत जी ने बड़ी स्पष्टता से कहा है कि हाल फिलहाल जिस तरह से टीआरपी में मैनिपुलेशन की बातें निकल कर आ रही थी, जो इर्रेशनल तरीके से चीजों को सामने रखा जा रहा था, यह सब कुछ एक ऐसे पक्षपातपूर्ण रवैये को सामने रख रहा था जो न्यूज के लिए बड़ा घातक था। इसकी वजह से तमाम एडिटोरियल पोजीशंस में तैनात लोग ऐसे फैसले ले रहे थे जो किसी भी तरीके से तर्कसंगत नहीं कहे जा सकते। रजत जी ने बहुत बड़ी बात कही है, और इसी बात को लेकर मैं जरा आगे बढ़ते हुए आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। आपने देखा होगा हाल फिलहाल जबरदस्त तरह की बयानबाजी होती है। टीवी स्टूडियो ऐसा लगता है कि अखाड़े से भी बदतर बन चुका है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए नहीं जाते, बल्कि मढ़े जाते हैं, चिल्लाए जाते हैं, दूसरे को चुप करा दिया जाता है। ऐसी हेडलाइंस देखते हैं हम जो कि सनसनीखेज तो बहुत छोटा शब्द हो जाता है उसके सामने। ऐसे वीडियो हम देखते हैं जो कि किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराए जा सकते, लेकिन फिर भी टीवी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। कई वायरल वीडियो दिखाई देते हैं जिन वीडियो को दिखाए जाने का कोई औचित्य नहीं होता, और यह सब कुछ आगे चलकर फेक न्यूज का एक नया नैरेटिव आपके सामने रखते हैं। और आप, चूंकि आप न्यूज चैनल्स पर भरोसा करते हैं, इसलिए आप उस झांसे में आते हैं। धोखा दिया जाता है आपको, आपकी संवेदनाओं के साथ खेला जाता है, आपके दिमाग में एक खला डाल दी जाती है जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है टॉक्सिसिटी। और यह टॉक्सिसिटी हम सबों को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित कर रही है। इसी संदर्भ में रजत जी की बातों का एक और कोट आपके सामने रखता हूं जो कि बड़ा मौजूद है आज हमारे लिए। उन्होंने कहा, द करंट एटमोस्फेयर ऑफ टॉक्सिसिटी, अब्यूज एंड फेक न्यूज इज नो लॉन्गर टेनेबल, and NBA, as the custodian and guardian of Indian broadcast media, believes a bold step of putting rating of news genre on hold will help in improving the content. यानी कि NBA, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, इस टॉक्सिसिटी का, इस विद्वेष वाली मानसिकता का पुरजोर विरोध करता है। हम चाहते हैं कि यह सब कुछ बंद हो,
और टेलीविजन पर, खास करके न्यूज चैनल पर, आप सिर्फ न्यूज देखें, व्यूज देखें, लेकिन लड़ाई, मार पिटाई, तमाशा, ड्रामा, जोकरगिरी, ये सब चीजें नहीं देखें। तो आखिरकार इसको करने से क्या मिलता है? दरअसल कुछ एक चैनलों की ऐसी मानसिकता बन गई थी कि आप जितना तमाशा कीजिए उतना ज्यादा लोग आपको देखते हैं, और जितने ज्यादा लोग आपको देखेंगे उतनी आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी तो आपकी रेटिंग बढ़ेगी, आपकी रेटिंग बढ़ेगी तो फिर आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। धीरे धीरे जब आप करप्शन के रास्ते पर बाहर निकलते हैं, जहां हमने अपने पेशे यानी कि जर्नलिज्म के साथ सबसे पहला करप्शन किया, न्यूज को सेंसेशनलाइज किया, तो उसके बाद फिर अगला रास्ता खुल जाता है। और अगला रास्ता था रेटिंग को मैनिपुलेट करना। और रेटिंग का मैनिपुलेशन एक ऐसा रास्ता था जिसने हमारे पूरे टीवी न्यूज के इस पूरे एनवायरमेंट को इतने बुरे तरीके से प्रदूषित कर दिया कि क्या कहा जाए। तो आइए सबसे पहले मैं आपको यह समझाने की कोशिश करता हूं कि ये रेटिंग का पूरा काम होता कैसे है, और तब आप समझ पाएंगे कि इसका मैनिपुलेशन दरअसल आपको कितने बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है और एडवर्टाइजर को कैसे ठगता है। चलिए जरा अब इसको मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। हमारे पूरे देश में जहां हम 150 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं, 150 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास टीवी नहीं है। टीवी का ऑडियंस आज के जमाने में तकरीबन 85 करोड़ के आसपास है, यानी कि 85 करोड़ लोग टीवी देख पाते हैं। 85 करोड़ लोगों के टीवी देखने पर हम कैसे अंदाजा लगाएं कि कौन कितनी देर तक कौन सा टीवी चैनल देख रहा है? तो इसके लिए संस्थागत तौर पर जब टीवी का विकास हिंदुस्तान में हो रहा था, तो फिर एक एजेंसी का निर्धारण किया गया। उस एजेंसी के पास यह जिम्मेदारी थी कि वो ऐसे मीटर या बॉक्सेस लगाए उन घरों में जहां पर टीवी देखे जाते हैं, जिससे यह आकलन हो सके कि जो दर्शक है वो कितनी देर तक टीवी देख रहा है, कौन सा चैनल देख रहा है, उस चैनल पर कितनी देर रुका, और उस चैनल पर वो कितनी बार वापस आ रहा है। इसके आधार पर इस डेटा को जब आप प्रोजेक्ट करते हैं, इसको एसिमुलेट करते हैं, तो फिर एक टीवी यूनिवर्स बनता है। और फिर तय होता है कि अच्छा, हम इसमें एंटरटेनमेंट कितना देखते हैं, हम इसमें स्पोर्ट्स कितना देखते हैं, हम इस पे न्यूज कितना देखते हैं, हम इस पर बच्चों का किड्स चैनल कितना देखते हैं, हम इस पर मूवीज कितना देखते हैं, यानी सिनेमा कितना देखते हैं। तो अगर आप मानिए कि पूरा टीवी यूनिवर्स 85 करोड़ लोग को अगर मैं 100 में तब्दील कर दूं, तो ये 100 के आंकड़े में से टीवी न्यूज सिर्फ 7%, यानी कि 7 घरों में देखे जाते हैं। अगर 100 लोग टीवी देख रहे हैं तो उसमें सिर्फ 7 लोग टीवी न्यूज देखते हैं। और इस 7 लोगों को अगर फिर मैं 100 में तब्दील कर दूं, जरा समझिएगा, बारीक बात कह रहा हूं, इस 7 को अगर मैं फिर 100 में कन्वर्ट कर दूं, तो इस 100 में से 81% हिंदी टेलीविजन है, तकरीबन 18% रीजनल चैनल्स हैं, रीजनल लैंग्वेज में न्यूज चैनल है, और 0.7% अंग्रेजी न्यूज है। यह है हमारे टेलीविजन का यूनिवर्स, जो आपके लिए समझना बड़ा आवश्यक है। अब जरा आप समझिए इसका मेजरमेंट कैसे होता है। इसका मेजरमेंट होता है उन बक्सों के आधार पर जो घरों में लगाया गया है। तो 85 करोड़ लोगों की पसंद क्या है, इसे जानने के लिए बार्क, जो रेटिंग एजेंसी है, उसने तकरीबन 30,000 मीटर देश भर में लगाए हैं, और यानी कि 30,000 परिवार यह तय करते हैं कि 85 करोड़ लोग क्या देखना पसंद करते हैं, किस चैनल पर देखना पसंद करते हैं, और उनके पसंद पर आधारित होता है कि आप उस चैनल को कितनी एडवर्टीजमेंट्स देते हैं। तो अगर मैं इस आंकड़े को और साफ तौर पर आपके सामने रखूं, अगर एक घर में मैं एक व्यक्ति मानूं जो टीवी देख रहा है, या 5 व्यक्ति मानूं एक घर में, तो 5 व्यक्ति यह तय करते हैं कि 5 लाख लोग क्या दिख रहे हैं। आप समझ रहे हैं? 5 व्यक्ति का घर यह तय करता है कि 5 लाख दर्शक क्या दिख रहे हैं। अब अगर दर्शक के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो जो घर है, जो मीटर्ड हाउस है, जिसको हम बार्क ओ मीटर कहते हैं, बार्क उस घर के साथ, उस परिवार के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है। आप किसी को नहीं बताएंगे कि आपके यहां हमारा मीटर लगा है। आप जो देखेंगे वो आपका स्वच्छंद विचार होगा। आप जो भी देखेंगे, जो भी जैसा भी देखेंगे, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे और उसको हम डेटा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे में यह करार होता है। यह करार बार्क सीधे नहीं करता। बार्क ने इसके लिए एक डेटा कलेक्शन एजेंसी रखी है जिसका नाम हंसा है। हंसा यह कॉन्ट्रैक्ट घरों से करता है,
यानी 30,000 घरों से हंसा ने यह कॉन्ट्रैक्ट किया कि जो भी आप देखेंगे उसके बारे में आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे, आप नहीं बताएंगे कि आपके घर में मीटर लगे हैं, यह सब गुप्त जानकारी है। अब मान लीजिए जैसे कि मुंबई पुलिस ने खुलासा किया, महाराष्ट्र में 2000 ऐसे मीटर लगे हैं और मुंबई में अकेले तकरीबन 800 ऐसे मीटर लगे हुए हैं। जी हां, यह अपने आप में बड़ा गड़बड़ डेटा है, लेकिन यह वास्तविकता है। अब अगर 800 घरों में से 500 घर में एक अमुक व्यक्ति पैसे लेकर पहुंचता है और 400-500 रुपए हर प्रति परिवार को देता है और कहता है कि इस चैनल को इतने घंटे तक आप रोज देखिए, लगाकर छोड़ दीजिए, चले जाइए कहीं पर भी, तो फिर क्या होगा? वो एक घर जो एक चैनल को 5 घंटे तक देख रहा है, वो 5 लाख लोगों की पसंद को 5 घंटे तक निर्धारित कर रहा है। इसके आधार पर अगर एक चैनल ने 500 घरों को प्रभावित कर दिया, 500 बॉक्सेस को प्रभावित कर दिया, तो उस चैनल ने 25 लाख लोगों की पसंद को खरीद लिया। 500 रुपए प्रति घर देकर प्रति माह, 500 गुने 500 घर आप कर दीजिए, 25,000 रुपए में 25 लाख ऑडियंस के 5 घंटे का मैं डेटा खरीद सकता हूं। और अगर मैं यह कर सकता हूं तो मैं अपनी पूरी रेटिंग को मैनिपुलेट कर सकता हूं, क्योंकि फिर मेरा मार्केट शेयर कम से कम 3 से 5% बढ़ जाता है। आप जरा सोचिए कितना बड़ा एबरेशन है। यही एबरेशन, इसी लूपहोल का इस्तेमाल करके कुछ चैनल्स ये मिस एप्रोप्रिएशन लगातार करते रहे हैं, जिसके बारे में एनबीए यानी कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन ने हमेशा आवाज बुलंद की है। बार बार यह कहा जाता रहा कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ चैनल, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, एक हिंदी चैनल अचानक चेन्नई में घंटों क्यों देखा जाता है, एक हिंदी चैनल अचानक से गुवाहाटी में बहुत बढ़ जाता है, मणिपुर में बढ़ जाता है, अरुणाचल में बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, हिंदी चैनल देखने वाले लोग ऐसे शहरों में, ऐसे राज्यों में बहुत कम है, फिर अचानक वहां इतनी रेटिंग कैसे बढ़ जाती है? जाहिर सी बात है, वहां पर कुछ गड़बड़ हो रहा होता है। इन इरेगुलरिटीज को दूर करने के लिए बार्क ने अपने यहां एक मॉनिटरिंग सिस्टम बना रखा है। एक पूरी एजेंसी है जो इसकी जांच करती है। जो लोग इस तरह के कार्य में लिप्त होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, उनके खिलाफ फाइन होता है, और अगर वो अब नहीं सुधरते हैं तो उन्हें फिर बार्क पनिश करता हुआ बहुत दिनों तक उनके डेटा को रिलीज नहीं करता है। यानी कि यह सब कुछ हो रहा था, धीरे धीरे हो रहा था। इसका खुलासा कब होता है? इसका खुलासा होता है मुंबई पुलिस कमिश्नर के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब वो ये कहते हैं कि हंसा जो कॉन्ट्रैक्चुअल एजेंसी है बार्क की, उसने ये कंप्लेन किया कि उसका एक पूर्व एम्प्लॉय, उसका एक पहले काम करने वाला अधिकारी कुछ लोगों के घर में जाकर पैसे दे रहा था और 3 चैनलों को देखने के लिए कह रहा था, जिसमें 2 रीजनल चैनल हैं और एक बड़ा नेशनल चैनल है रिपब्लिक टीवी। रिपब्लिक टीवी के ऊपर यह आरोप बड़ा था क्योंकि रिपब्लिक टीवी इंग्लिश टेलीविजन चैनल की दुनिया का बेताज बादशाह पिछले कुछ एक महीनों से है, या यूं कहें कि 2-3 साल से, 2 साल से तकरीबन है। तो क्या यह सब कुछ मैनिपुलेटेड है? यह बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब रिपब्लिक टीवी दे रहा है और पुलिस इसकी जांच भी कर रही है। लेकिन जैसे ही यह खुलासा मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने किया, हड़कंप मच गया पूरी इंडस्ट्री में कि आखिरकार यह क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या सार्वजनिक तौर पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है? और तब शुरुआत हुई एक बार फिर कि आखिरकार इस पूरे मैनिपुलेशन को कैसे रोका जा सकता है। यही वजह है कि बार्क ने तय किया है कि अगले 8 से 12 हफ्ते तक वो अपना डेटा रिलीज नहीं करेगा और उसके साथ साथ वो जांच करेगा कि उसकी पूरी प्रणाली में कहां कहां खोट आई है। बार्क तो अपना काम कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो बुनियादी सवाल खड़े होते हैं वो सबसे पहले क्या 30,000 बक्से काफी हैं? जाहिर सी बात है नहीं। ये आपकी पूरी रुचि, आपके रुझान को प्रदर्शित नहीं करते। हमें तो एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें प्रत्येक दर्शक की रुचि और रुझान को सामने रखा जा सके, जिससे दर्शक बता सके कि उसको कौन सा प्रोग्राम पसंद है, उसे कौन सा चैनल पसंद है, कितनी देर तक उस चैनल को वो देखना पसंद करता है, क्योंकि इसी के आधार पर तय होता है कि वो चैनल कितना लोकप्रिय है। और जितना लोकप्रिय चैनल होगा, एडवर्टीजमेंट वर्ल्ड में उसकी मांग उतनी ज्यादा होगी, वो उतना ज्यादा पैसा कमाता है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, उसका रेपुटेशन उतना ज्यादा बढ़ता है, तभी तो नंबर 1 की होड़ होती है। इसलिए सबसे पहले आवश्यक है कि आप यानी कि दर्शक, आपके साथ कोई धोखा ना हो। जो भी रेटिंग को तय करने का जरिया तय किया जाए, उसमें दर्शक सबसे पहले प्राथमिक होना चाहिए। उसके बाद इस पूरे मैकेनिज्म को फुल प्रूफ होना चाहिए,
कोई भी लॉपसाइडेड प्रोजेक्शन नहीं होना चाहिए, रीजनल प्रोजेक्शन और रीजनल वेटेजेस नहीं होने चाहिए। और तीसरी बात, हमें यह कोशिश करनी पड़ेगी कि किसी भी तरीके से किसी एडवर्टाइजर को ठगा ना जाए, क्योंकि अगर आज आप फर्जी रेटिंग के दम पर ज्यादा पैसे एडवर्टाइजर से लेते हैं तो आप 420 कर रहे हैं। यह एक फाइनेंशियल फ्रॉड है, क्रिमिनल ऑफेंस है। इन तमाम चीजों से हमें अपने आप को बचना पड़ेगा, और जैसे ही हम बचेंगे, आप देखिएगा कि टीवी पर ये जो चीखम चिल्ली, चिल्लाहट, ये जो टॉक्सिक कंटेंट, फेक न्यूज, फेक नैरेटिव, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि फिर आप मेरिट पर आगे बढ़ेंगे, फिर आप पत्रकारिता के साथ वो करेंगे जो वास्तविकता में हमें करना चाहिए, और फिर हम बड़े गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। उम्मीद है मैंने अपनी बातों को बड़ी स्पष्टता से आपके सामने रखा है। हमने अपनी बुराइयां भी मानी। एक पत्रकार के तौर पर यह आवश्यक है कि अपनी कमियों को देखें, समझें, परखें और उसे सुधारें। लेकिन एक दर्शक के तौर पर यह आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप वही देखें जो सही है, आप उसी को पसंद करें जो उचित है, आप उस न्यूज को देखें जो आप में भरोसा पैदा करता है, नेगेटिविटी नहीं। बहुत धन्यवाद।